हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ईडीओ 360% में। चलिए आज हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड का। तो वो है हम लोगों का सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। कौन सा चैप्टर है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ये 3 फेज इंडक्शन मोटर के बाद है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो चलिए यह जो वीडियो है, यह वीडियो आप पढ़ेंगे तो अंत तक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के क्या क्या सीख के जाएंगे। और आप सीखने का मन नहीं है तो क्या क्या इस वीडियो में सीखने का प्रयास कीजिएगा या पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन लाया हूँ, क्वेश्चन का सीरीज, जो कि आपको इस सारे क्वेश्चन के आंसर वीडियो में क्लियरली समझ में आ जाएंगे या क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का दूसरा नाम क्या है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हम लोग जानते हैं और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का दूसरा नाम क्या है हमें यह वीडियो में मालूम चलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। सिंगल फेज और 3 फेज इंडक्शन मोटर में अंतर क्या है? सिंगल फेज और 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या अंतर है यह भी हमें वीडियो में मालूम चलेगा। अगला है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, क्यों और इसको कैसे सेल्फ स्टार्ट बनाते हैं। हम जानते हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। तो क्यों नहीं सेल्फ स्टार्टिंग होता है और हम इसको कैसे सेल्फ स्टार्ट बनाते हैं यह भी हम वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, यानी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का क्लासिफिकेशन कह लीजिए या फ्रिक्शनल हॉर्स पावर मोटर का क्लासिफिकेशन कह लीजिए, ये दोनों एक ही है। तो हमें यह भी वीडियो में पढ़ने को मिल जाएगा। और स्पेशल पर्पज मोटर और स्पेशल पर्पज मोटर भी हम लोगों को वीडियो में, कुछ स्पेशल पर्पज मोटर हैं 4 थे, वो भी हम वीडियो में पढ़ेंगे। रिमेंबर पॉइंट रिलेटेड टू सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के संदर्भ में कौन कौन सी बातें हमें याद रखनी चाहिए वो भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको इस वीडियो का PDF लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडीओ 360%, जो कि जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आपको कहाँ पे जाएंगे तो वीडियो लिंक PDF मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो पहला पॉइंट है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को फ्रिक्शनल हॉर्स पावर मोटर भी कहते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को फ्रिक्शनल हॉर्स पावर मोटर भी कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन 3 फेज इंडक्शन मोटर के ही समान होता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन कैसा होता है? 3 फेज इंडक्शन मोटर के ही समान होता है। डिफरेंस यानी अंतर सिर्फ इतना है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में कितने डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होते हैं? 3 फेज का डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होता है, जबकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सिंगल फेज की डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होता है। जबकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कितने वाइंडिंग होते हैं? सिंगल फेज की डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए यह बेसिकली टॉपिक ही है, लेकिन हम इसे क्वेश्चन के फॉर्म में लिखवा दिए हैं ताकि आपको एकदम आसानी हो सके पढ़ने में या इसको इजीली पढ़ सके आप। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होता है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होता है और इसको कैसे सेल्फ स्टार्ट बनाते हैं और इसको कैसे सेल्फ स्टार्ट बनाते हैं। तो देखिए ये हम लोगों का सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। यहाँ पे क्या है, ये जो है बीच में ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है, सिंगल फेज की डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है, और ये हमारा स्टेटर है बाहर की। और यहाँ से हम क्या करते हैं, सिंगल फेज की AC सप्लाई इस मोटर को देते हैं। तो ये रोटर, बेसिकली रोटर इसलिए कह रहे हैं इस वाइंडिंग को कि इस वाइंडिंग में ही क्या होता है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड RMF यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का मतलब सेम ही है।
इसका क्या होता है, इस वाइंडिंग में निर्माण होता है। और बेसिकली ये हमारा रोटर है जो घूमता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है कि जब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कंटेंड, यानी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग युक्त स्टेटर को क्या करते हैं, हम सिंगल फेज एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। जब इसको हम सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं तो एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स का निर्माण होता है या एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है जो ns स्पीड से रोटेट करता है। यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी कि इस वाइंडिंग में क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है। इस वाइंडिंग में क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है। तब क्या होता है कि यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब स्टेटर के स्टैटिक वाइंडिंग को कट करता है तो यह जो वाइंडिंग किया गया है यह नहीं घूम रहा है, यह वाइंडिंग स्थिर है। लेकिन इस वाइंडिंग में क्या कर रहा है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है। तो यह दोस्तों जब स्टेटर के स्टैटिक वाइंडिंग में जब यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है तो क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, इस स्टेटर वाइंडिंग को कट कर रहा है। तो आगे देखिए कि यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब स्टेटर के स्टैटिक वाइंडिंग को कट करता है तब फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रूल के अकॉर्डिंग क्या होती है, स्टेटर में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। तब क्या होता है, स्टेटर में क्या हो रहा है, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। अब देखिए हम स्टेटर में ईएमएफ को इंड्यूस्ड कर दिए हैं। आगे देखते हैं कि क्या होता है। देखिए दोस्तों, तो क्या हुआ था, अभी तक क्या हुआ, स्टेटर में ईएमएफ का इंड्यूस्ड हो गया है और इस ईएमएफ का इफेक्ट जब रोटर पर पड़ता है और जो स्टेटर पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है उस ईएमएफ का प्रभाव कहाँ पे पड़ता है, रोटर पर पड़ता है। तो रोटर में भी फ्लक्स चेंज के कारण एक ईएमएफ का निर्माण होता है। तो रोटर में भी फ्लक्स चेंज के कारण एक ईएमएफ का निर्माण होता है। तब माना दी गई अल्टरनेटिंग सप्लाई के पॉजिटिव तथा निगेटिव हाफ साइकिल पर विचार करने पर तब हम क्या मानते हैं कि जो हम सप्लाई दिए हैं एसी उसके पॉजिटिव और निगेटिव हाफ साइकिल पर विचार करने पे तो देखिए जनरली एसी सप्लाई जो होता है हमारा वो ऐसा होता है। तो ये क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है। तो इन दोनों साइकिल पर विचार करने पर क्या होता है, तो देखिए केस फर्स्ट में हम देखेंगे कि फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, देखिए तो केस फर्स्ट में हम क्या देखेंगे, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होता है, तो देखिए प्रोवाइड की गई एसी सप्लाई के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो हम एसी सप्लाई दिए हैं उसके पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए माना रोटर पर लगने वाला फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। रोटर पर लगने वाला फोर्स किस डायरेक्शन में कार्य कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, जिससे इस कंडीशन में टॉर्क भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्क करेगा। जिससे क्या होगा, इस कंडीशन में टॉर्क भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कार्य कर रहा है। यानी कि जब हम एसी के पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या मानते हैं कि रोटर पर जो फोर्स लग रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है और उस केस में टॉर्क भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लग रहा है। अब देखिए निगेटिव हाफ साइकिल पे क्या होता है कि केस सेकंड फॉर निगेटिव हाफ साइकिल। निगेटिव हाफ साइकिल के केस में क्या होता है, तो देखिए दी गई एसी सप्लाई के निगेटिव हाफ साइकिल के लिए माना रोटर पर लगने वाला फोर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्क कर रही है। देखिए हम मानते हैं कि निगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है कि जो रोटर पे फोर्स लग रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कार्य कर रहा है। रोटर पे जो फोर्स लग रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कार्य कर रहा है, जिससे इस कंडीशन में टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्क करेगा। जिससे क्या होता है, इस कंडीशन में टॉर्क भी किस डायरेक्शन में कार्य करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कार्य करेगा। अतः पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए यानी आधे आधे साइकिल के लिए देख रहे थे, पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल। और जो एसी होता है हम लोगों का एसी, ये जनरली
ऐसे होता है। एक साइकिल, इसको कंप्लीट वन साइकिल कहते हैं, और वन साइकिल में वन पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक निगेटिव हाफ साइकिल होता है। तो चूंकि अब हम देखेंगे कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में फोर्स जो लग रहा था वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा था, जिससे टॉर्क भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा था। लेकिन निगेटिव हाफ साइकिल में रोटर पर फोर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, जिससे इस पे टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। अब देखिए एक पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए यानी पॉजिटिव और निगेटिव हाफ साइकिल के लिए देखते हैं। तो देखिए दोस्त, अतः एक कंप्लीट साइकिल के लिए यानी कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हाफ साइकिल के लिए रोटर पर वर्क करने वाला नेट टॉर्क 0 होता है। एक कंप्लीट साइकिल के लिए रोटर पर वर्क करने वाला नेट टॉर्क कितना होता है? 0 होता है। फलस्वरूप यानी रिजल्टिंग रोटर रोटेट नहीं करता है। यही कारण है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। और यही कारण है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है? सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। देखिए हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सप्लाई दे दिए हैं। सप्लाई देने के बाद का ये कंडीशन है कि सप्लाई देने पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कर रहा है या नहीं, स्टेटर के स्टैटिक वाइंडिंग के अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट रोटर सर्किट पर पड़ रहा है। लेकिन हम सप्लाई चूंकि एसी दिए हैं तो दोनों हाफ साइकिल पे विचार करेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव। उस केस में दोनों हाफ साइकिल पे क्या होगा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिसे टॉर्क भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा, और निगेटिव हाफ साइकिल में उतना ही फोर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा, जिससे टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा। अतः एक पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए रोटर पर नेट टॉर्क 0 होगा, अर्थात रोटर रोटेट नहीं करेगा। अब हम आगे देखेंगे कि रोटर अब रोटेट नहीं कर रहा है, यानी कि यह सेल्फ स्टार्ट नहीं है। सप्लाई दे दिए हैं फिर भी स्टार्ट नहीं हुआ, अर्थात यह सेल्फ स्टार्ट नहीं है। अब हम देखेंगे कि आखिर हम इसको कैसे सेल्फ स्टार्ट बनाते हैं। चलिए दोस्तों, अतः सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? दो फ्लक्स और दोनों फ्लक्स के बीच में फेज डिफरेंस का होना अनिवार्य है, इम्पोर्टेंट है या आवश्यक है। देखिए, अतः सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है? तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर तभी सेल्फ स्टार्ट होगा जब दो शर्त को फॉलो करेगा। वो दो शर्त कौन कौन सी है कि पहले सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में दो फ्लक्स बनना चाहिए, और दोनों फ्लक्स बनना ही नहीं चाहिए, दोनों फ्लक्स के बीच में फेज डिफरेंस भी होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि दो फ्लक्स को बनाने के लिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में दो वाइंडिंग करना पड़ेगा। तो ये एक वाइंडिंग जो कि कहाँ पे है? स्टेटर में है, उसको मेन वाइंडिंग बोलेंगे, मेन वाइंडिंग। तो उसके द्वारा बनाया गया फ्लक्स को मेन फ्लक्स बोलेंगे। और दूसरी वाइंडिंग हम लोग कहाँ कर देंगे? रोटर पर। दूसरी वाइंडिंग रोटर पर कर देंगे, और उस वाइंडिंग को रोटर पर करेंगे तो उसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग या सहायक वाइंडिंग कहेंगे, और उसके द्वारा बनाया गया फ्लक्स को क्या बोलेंगे? फाई, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का फ्लक्स। अब देखिए, दो वाइंडिंग किए, दो वाइंडिंग करने से क्या होगी? इंडक्शन मोटर में दो फ्लक्स बन गया। लेकिन यह दो फ्लक्स बनना ही अनिवार्य नहीं है, इन दो फ्लक्स के बीच फेज डिफरेंस का होना भी अनिवार्य है। तो देखिए आगे, यदि दोनों वाइंडिंग के द्वारा बनाए गए फ्लक्स में फेज डिफरेंस नहीं होगा तब, यानी कि जब दोनों वाइंडिंग दो वाइंडिंग के द्वारा जो हमारा फ्लक्स बना है, मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के द्वारा जो दो फ्लक्स बना है, उस दोनों फ्लक्स में फेज डिफरेंस नहीं होगा, तब क्या होगा? तब भी यह मोटर रोटेट नहीं करेगा। तो भी क्या होगा? यह मोटर रोटेट नहीं करेगा। अतः देखिए, यदि दोनों वाइंडिंग के बीच फेज डिफरेंस 0 रखने पर, दो वाइंडिंग के बीच यदि हम फेज डिफरेंस को 0 रखते हैं तो क्या होता है? हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि फोर्स F = NBIL sin थीटा। ये कहाँ से आया है? यदि कोई करेंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स एक्ट करता है,
फोर्स लगता है उसी फोर्स का फॉर्मूला होता है F = NBIL sin थीटा। और यहाँ पे देखिए दोनों फ्लक्स है फाई ए और फाई एम, यानी मेन वाइंडिंग का फ्लक्स और यह है ऑक्सिलरी वाइंडिंग का फ्लक्स या सहायक वाइंडिंग का फ्लक्स। जब इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि इस दोनों के बीच फाई कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फाई 0 डिग्री होने से जब हम इस फाई 0 डिग्री का वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे, फोर्स वाले इक्वेशन में, तो साइन 0 का वैल्यू हो जाता है 0। इसके कारण क्या हो जाएगा, फोर्स टोटल 0 हो जाएगा। फोर्स 0 हो जाएगा तो टॉर्क भी हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यदि हम फेज डिफरेंस 0 रखेंगे तो हमारी फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और फोर्स के 0 होने से हमारी टॉर्क भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हम केस सेकंड देखेंगे, उसमें क्या होगा कि दोनों वाइंडिंग के बीच फेज डिफरेंस क्या कर देंगे, 90 डिग्री रख देंगे। और फेज डिफरेंस 90 डिग्री रखने पे क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्त, तो केस सेकंड है कि यदि दोनों वाइंडिंग के बीच फेज डिफरेंस 90 डिग्री रखने पर क्या होता है, तो सेम वही बात हम जानते हैं कि वी नो दैट कि फोर्स F = NBIL sin थीटा, कि उस कंडक्टर पे जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है उस कंडक्टर पे फोर्स तभी लगेगा जब कंडक्टर पे फोर्स लगेगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, करंट कैरिंग कंडक्टर होगा। तो उस केस का ये फॉर्मूला है फोर्स F = NBIL sin थीटा। और हम क्या किए हैं, फेज डिफरेंस 90 कर दिए, यानी कि मेन फ्लक्स फाई एम और ऑक्सिलरी फ्लक्स फाई ए के बीच का एंगल कर दिए हैं 90 डिग्री। और यह 90 डिग्री करने पर क्या होता है कि 90 डिग्री थीटा हम लोग फाई कितना कर दिए हैं, 90 डिग्री। और फाई 90 डिग्री करने पर जब इस 90 फाई का वैल्यू साइन फाई में रखेंगे तो ये टोटल को कर देगा क्या, हमारा 1। और टोटल को 1 कर देगा तो हमारी फोर्स क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और इससे हमारी टॉर्क क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो चलिए दोस्त आगे देखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर या क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रिक्शनल हार्स पावर मोटर। देखिए दोस्तों, तो अगला टॉपिक है फ्रिक्शनल हार्स पावर मोटर का क्लासिफिकेशन, यानी FHP मोटर का क्लासिफिकेशन, कि FHP मोटर किस किस भागों में बटा हुआ है, यानी कि किन किन चीज़ों में कैटेगराइज्ड है FHP मोटर यानी फ्रिक्शनल हार्स पावर मोटर। तो देखिए ये फ्रिक्शनल हार्स पावर मोटर जो है वो 3 भागों में, बेसिकली 3 भागों में क्या है, क्लासिफाइड है। पहला होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। दूसरा होता है सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। और तीसरा होता है सिंगल फेज कम्यूटेटर मोटर। कौन सा, सिंगल फेज कम्यूटेटर मोटर। ये बेसिकली आपको याद कर लेना है। इन सब चीज़ों से जो ये सब पढ़ाया जा रहा है, इन सब चीज़ों से डायरेक्ट कंटेंट जो है ये सारे के सारे बोर्ड से रिलेटेड हैं। ये सारे के सारे बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा कोई नहीं जानता है, लेकिन ये सारे के सारे कंटेंट बोर्ड से ही रिलेटेड है। तो देखिए जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है हमारा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, उसमें 5 मोटरें हम लोगों को पढ़नी है, 5 मोटर। तो 5 मोटर कौन कौन सी है ये हम लोगों को याद होनी चाहिए और हम लोग एक एक करके इन सभी मोटरों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए पहला जो मोटर होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, इसका नाम होता है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, या इसी को रोड रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर भी कहते हैं। जो ये हम लोगों का पहला मोटर होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, वो होता है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, और इसको हम रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर भी कहते हैं। जब इसको हम पढ़ रहे होंगे तब हम पढ़ रहे होंगे कि इस मोटर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। वैसे बेसिकली आप जान जाइए कि इस मोटर का यूज हम लोग वॉशिंग मशीन में करते हैं, ब्लोअर में करते हैं और सेंट्रीफ्यूगल पंप में करते हैं, और बहुत सारे जगह इसका करते हैं। लेकिन बेसिकली 2-3 याद हम लोगों को रखना है। और जो हम लोगों का दूसरा है इस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, दूसरा जो मोटर पढ़ना है वो है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। और इस मोटर का यूज हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, इस मोटर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो छोटे छोटे स्मॉल लेथ मशीन यानी छोटी लेथ मशीन में और हाई रेटेड वाली एयर कंप्रेशन में, यानी वह एयर कंप्रेसर जिसकी रेटिंग हाई हो वहाँ पे भी हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का यूज करते हैं। देखिए
कैपेसिटर अगला जो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो अगला मोटर पढ़ना है वो पढ़ना है कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर रन मोटर, और इसी को परमानेंट कैपेसिटर मोटर भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? परमानेंट कैपेसिटर मोटर भी कहते हैं। और यह जनरली हम लोग आसपास में एग्जांपल देख सकते हैं कि इस मोटर का यूज हम लोग सीलिंग फैन में करते हैं। इस मोटर का यूज हम लोग सीलिंग फैन में करते हैं। अगला जो मोटर होता है वो होता है कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, इसके बारे में हम लोग पढ़ना है। लेकिन यह पढ़ने से पहले यह जान लीजिए कि उस टाइम हम लोग यह पढ़ रहे होंगे कि या लिखवा दिया गया है कि उस टाइम यह मोटर की कहाँ कहाँ यूज होता है। जब हम इसको पढ़ रहे होंगे डिटेल में तो उस टाइम यह पॉइंट आप लोगों को लिखवाया हुआ मिलेगा कि इस मोटर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। वैसे बेसिकली आप जान लीजिए कि इस मोटर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो इस मोटर का यूज पंपिंग इक्विपमेंट में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? पंपिंग इक्विपमेंट में और रिफ्रिजरेशन सिस्टम में। और रिफ्रिजरेशन सिस्टम में जो अगला है और लास्ट है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, जो हम लोगों को लास्ट मोटर पढ़ना है वो है शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। और इस मोटर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? तो वाटर लिफ्टिंग पंप में। जो पंप हमारे कूलर में लगा होता है, जो पानी को उठाता है और जाली पे जो वो लगे होते हैं घास वाले, उस पे जो वाटर को गिराता है, उस जो वो पंप लगा होता है वो शेडेड पोल इंडक्शन मोटर का ही पंप होता है। और खिलौनों में भी इसका यूज होता है, यानी कि शेडेड पोल मोटर जो होता है वो खिलौनों में भी लगा होता है, प्रोजेक्टर में भी लगा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में भी लगा होता है, और फोटोकॉपी मशीन में कहाँ पे लगा होता है? तो आप देखे होंगे कि फोटोकॉपी मशीन में एक पेज ऊपर रखा जाता है, जो पेज का हमें फोटो कॉपी करवानी है, उस पेज को जिस जगह पे रखा जाता है वहाँ पे एक स्लाइडर मूव करता रहता है। उसी स्लाइडर में ही यह मोटर लगा होता है, शेडेड पोल मोटर। तो चलिए दोस्तों आगे और देखते हैं कि सिंक्रोनस मोटर, जो कि सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है। यह मोटर जो होता है ये फ्रिक्शनल हार्स पावर का एक पार्ट होता है, जिसमें हमें दो मोटर को बेसिकली पढ़ना है। वो कौन कौन सी मोटर है? तो पहला होता है हिस्टेरेसिस मोटर। तो दोस्तों हिस्टेरेसिस मोटर का यूज हम लोग साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में या टेप रिकॉर्डिंग में करते हैं, या इलेक्ट्रिक वॉच में इसका यूज करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अगला जो है सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, उसका जो अगला है वो है रिलक्टेंस मोटर। कौन सा मोटर है? रिलक्टेंस मोटर। और इसका यूज फोनोग्राफी में करते हैं। इसका यूज कहाँ पे करते हैं? फोनोग्राफी में। जो अगला है हम लोगों का वो है सिंगल फेज कम्यूटेटर मोटर। तो देखिए दोस्त, सिंगल फेज कम्यूटेटर मोटर का यूज कहाँ करते हैं? तो इसमें दो मोटर आएंगी बेसिकली। पहला होगा यूनिवर्सल मोटर और दूसरी होगी रिपल्सन मोटर। तो देखिए यूनिवर्सल मोटर जो होता है, यूनिवर्सल मोटर का यूज हेयर ड्रायर में, जो लड़कियां अपने बाल को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का यूज करती हैं, उस हेयर ड्रायर में यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं। हम लोगों के घर पे होगा मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर, उसमें भी जो होता है हम लोगों का यूनिवर्सल मोटर का यूज होता है। और साथ ही साथ जो ड्रिल मशीन होता है या जो कटिंग मशीन होता है, उसमें भी कौन सा मोटर लगा होता है? यही हमारा यूनिवर्सल मोटर लगा होता है। और रिपल्सन मोटर का वैसे यूज पूछता नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग स्पेशल पर्पज मोटर। तो हम स्पेशल पर्पज मोटर में 4 मोटर पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए दोस्त, तो स्पेशल पर्पज मोटर में हम बेसिकली 4 मोटर पढ़ेंगे। कितने मोटर पढ़ेंगे? 4 मोटर पढ़ेंगे। पहला होगा लीनियर इंडक्शन मोटर। तो लीनियर इंडक्शन मोटर का यूज कहाँ होता है? तो लीनियर इंडक्शन मोटर का यूज होता है कहाँ पे? तो ऑटोमेटिक डोर मोमेंट में। यदि आप लिफ्ट पे जाते होंगे तो देखते होंगे कि लिफ्ट का जो दरवाज़ा होता है ऑटोमेटिक खुलता और बंद होता है। तो ऑटोमेटिक डोर मोमेंट में जो हम लोग मोटर यूज करेंगे वो लीनियर इंडक्शन मोटर यूज करेंगे। और दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें स्पेशल पर्पज में स्टेपर मोटर। तो स्टेपर मोटर का यूज कहाँ होता है? तो वह मोटर जो स्टेप चलता है। तो स्टेप कौन चलता है? तो हम जानते हैं कि रोबोट जो होता है वो स्टेप चलता है। तो इस मोटर का यूज रोबोटिक्स में करेंगे या मिलिट्री में भी करते हैं। और साथ ही साथ
जो हम लोग अब प्रिंटर पे जो ऊपर पेज अपना रख दिए हैं, जो जीरोक्स करवाना है 2 कॉपी, उसको ऊपर रख दिए हैं, तो वहाँ पे एक स्कैनर मूव करता है, तो उसमें जो हम लोगों का मोटर लगा होता है वो कौन सा मोटर लगा होता है? शेडेड पोल। लेकिन जब हमारी मोटर जीरोक्स होकर नीचे से निकलती है तो वो देखिए स्टेप वाइज निकलती है, तो उसमें जो पोल लगा होता है वो पोल कह रहे हैं, उसमें जो मोटर लगा होता है वो स्टेपर मोटर लगा होता है। और साथ ही साथ साइंस के फील्ड में भी स्टेपर मोटर का यूज होता है। देखिए दोस्तों, सर्वो मोटर अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा सर्वो मोटर, लेकिन इसका यूज जनरली इसका यूज कहाँ पे होता है वो पूछता नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। अगला पढ़ेंगे पीएमडीसी यानी परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, और इसका भी यूज कहाँ होता है ये नहीं पूछता है, तो इसको भी छोड़ देंगे। चलिए दोस्तों, तो आगे देखते हैं कि कुछ ऐसी पॉइंट जो हमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हमेशा याद रखना है। कुछ ऐसी पॉइंट जो हमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या करना है, हमेशा याद रखना है इस पॉइंट को सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में। तो हम आगे वो पॉइंट पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। रिमेंबर पॉइंट रिलेटेड टू सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, यानी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के संदर्भ में कुछ याद रखने योग्य बिंदु या पॉइंट या बातें। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के से रिलेटेड कुछ याद रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं? तो देखिए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में 2 वाइंडिंग होता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कितने वाइंडिंग होते हैं? तो 2 वाइंडिंग होते हैं। पहला होता है मेन वाइंडिंग, और मेन वाइंडिंग स्टेटर में होता है, और इसी मेन वाइंडिंग से हम क्या करते हैं, सप्लाई को लगाते हैं। तो जिस वाइंडिंग से हम सप्लाई लगाते हैं उसको हम प्राइमरी वाइंडिंग भी कहते हैं, और यह वाइंडिंग को हम रनिंग वाइंडिंग भी कहते हैं। आगे पता चलेगा कि हम लोग क्यों इसको रनिंग वाइंडिंग कहते हैं। और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग, यानी कि पहले वाइंडिंग का मेन नाम, मतलब 3 नाम है। पहले वाइंडिंग का 3 नाम है। पहला मेन वाइंडिंग, दूसरा उसका नाम है प्राइमरी वाइंडिंग, और तीसरा उसका नाम है रनिंग वाइंडिंग। और जो दूसरा वाइंडिंग है उसका नाम है ऑक्सिलरी वाइंडिंग, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सहायक वाइंडिंग, या उसको सेकेंडरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आगे पॉइंट कि ये दोनों वाइंडिंग एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट होती हैं। यह दोनों वाइंडिंग यानी कि मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग यह क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट होती हैं, ताकि इन दोनों वाइंडिंग को लगाया गया वोल्टेज समान रूप से प्राप्त हो सके, ताकि इन दोनों वाइंडिंग को सेम वोल्टेज मिल सके। और हम जानते हैं कि BEE में पढ़ चुके हैं कि सीरीज में क्या होती है, करंट का मान समान होता है। सीरीज में क्या होता है, हम लोगों के करंट का मान समान होता है, जबकि पैरेलल में वोल्टेज का मान समान होता है। देखिए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी लगा होता है। अब भी देखिए, एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या लगा होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी लगा होता है, जो रोटर के स्पीड के रिजल्टिंग ऑपरेट होता है। जो रोटर के स्पीड के रिजल्टिंग क्या होता है, ऑपरेट होता है। यानी कि जब हम लोग प्रेस देखे होंगे, आजकल के मॉडर्न प्रेस, तो क्या होते हैं कि हाई पे जब हम लोग करके उसको प्रेस आयरन कर रहे होते हैं कपड़े को, तो अचानक से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, तो ऑटोमेटिक को क्या होता है, बंद हो जाता है। तो हीट के रिजल्टिंग क्या होता है, वो ऑपरेट होता है। वैसे ही जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वह किसके रिजल्टिंग ऑपरेट होता है, स्पीड के रिजल्टिंग ऑपरेट होता है। तो चलिए, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच का इस छोटा सा फिगर आपके स्क्रीन पे दिखाया गया होगा, देख लीजिए। चलिए दोस्तों, आई होप कि देख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं कि यह स्विच हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट होता है। यह स्विच कहाँ कनेक्ट होता है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में, और स्टार्टिंग वाइंडिंग को ही हम सेकेंडरी वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग अर्थात सहायक वाइंडिंग भी कहते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहाँ कनेक्ट होता है, सहायक वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट होता है। और यह स्विच का मेन वर्क, और इस स्विच का मुख्य कार्य क्या है, मोटर की रेटेड स्पीड का 75 से 80% वैल्यू पर, जैसे कि मोटर की रेटेड स्पीड है, जितना रेटेड स्पीड है उसके 75 से 80% जब उसकी स्पीड हो जाती है, तब क्या होता है,
सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन होकर स्टार्टिंग वाइंडिंग को रनिंग वाइंडिंग से अलग कर देता है। यानी कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच उस समय क्या करती है कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग यानी सहायक वाइंडिंग को मेन वाइंडिंग से अलग कर देती है। चलिए दोस्त आगे देखते हैं। और देखिए दोस्त कि रनिंग कंडीशन 75 से 80% जब स्पीड हो रहा है तो क्या हो रहा है, हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है वो अलग हो जा रही है। लेकिन जो अभी भी वाइंडिंग है वो कौन सी वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग है। यानी कि अभी मोटर रन कर रही है उस समय भी मेन वाइंडिंग वर्क कर रही है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग को तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच अलग कर दिया है। तो देखिए आगे पढ़ते हैं। चूंकि मेन वाइंडिंग रनिंग कंडीशन में भी वर्क कर रही है, चूंकि मेन वाइंडिंग रनिंग कंडीशन में भी वर्क कर रही है, यही कारण है कि इस वाइंडिंग को रनिंग वाइंडिंग भी कहते हैं। और यही कारण है कि इस वाइंडिंग को क्या कहते हैं, रनिंग वाइंडिंग भी कहते हैं। और कुछ बातें BEE की बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हैं जो कि हमें याद रखनी चाहिए कि जो फ्लक्स बनाता है तो फ्लक्स कौन बनाता है, इंडक्टर, और लॉसेस कौन कराता है, रेजिस्टेंस। तो जितनी अच्छी फ्लक्स रहेगा मशीन हमारी उतनी ही अच्छी रहेगी। जितनी अच्छा मशीन फ्लक्स बनाएगा वाइंडिंग उतनी ही अच्छी हमारी मशीन कार्य करेगी। तो देखिए चूंकि हम जानते हैं कि मेन वाइंडिंग शुरू से अंत तक वर्क कर रही है, हम जानते हैं कि मेन वाइंडिंग क्या कर रही है, शुरू से अंत तक वर्क कर रही है, जबकि ऑक्सिलरी वाइंडिंग 75 से 80% तक की स्पीड जब पकड़ रहा है मोटर तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच उसको क्या कर दे रहा है, ओपन करके अलग कर दे रहा है। लेकिन रनिंग कंडीशन शुरू से अंत तक वर्क कर रही है। अतः हम चाहते हैं कि इस वाइंडिंग का फ्लक्स यानी मेन फ्लक्स φm, अतः हम चाहते हैं कि इस वाइंडिंग का फ्लक्स अच्छा बना रहे, इस वाइंडिंग का फ्लक्स अच्छा बना रहे। चूंकि फ्लक्स को इंडक्टर ही बनाता है और फ्लक्स को कौन बनाता है, इंडक्टर ही बनाता है। अतः हम चाहते हैं कि इस मेन वाइंडिंग का इंडक्टेंस अधिक से अधिक रहे तथा रेजिस्टेंस कम से कम रहे। अतः हम क्या चाहते हैं कि जो मेन वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस क्या रहे, अधिक से अधिक रहे, और उसका इंडक्टेंस अधिक से अधिक रहे और उसका रेजिस्टेंस कम से कम रहे। अतः ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं कि मेन वाइंडिंग को क्या करते हैं, थिक वायर मोटे तार की तथा अधिक टर्न दे करके बनाते हैं, मोटे तार की तथा अधिक टर्न दे करके बनाते हैं। देखिए क्योंकि हम जानते हैं कि इंडक्टेंस L = N∅/I होता है। फाई फ्लक्स होता है, I करंट होता है और N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न। तो यहाँ से हमें मिलता है कि जो L इंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न है। तो हम नंबर ऑफ टर्न बढ़ाते हैं तो हमारा क्या होता है, इंडक्टेंस बढ़ता है। और हम यही चाहते हैं कि मेन वाइंडिंग का इंडक्टेंस अधिक बना रहे तो हम नंबर ऑफ टर्न को बढ़ाते हैं। लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि उसकी रेजिस्टेंस कम से कम रहे, तो इसलिए हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A होता है। अतः अगर मोटे तार की बनाएंगे यानी क्रॉस सेक्शन एरिया मोटा करेंगे तो एरिया को, क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाएंगे तो हमारी रेजिस्टेंस क्या होगी, घटेगी। यही कारण है कि मेन वाइंडिंग को क्या करते हैं, हाईली इंडक्टिव तथा लो रेजिस्टिव बनाने के लिए मेन वाइंडिंग को क्या करते हैं, अधिक टर्न देकर तथा मोटे तार की अधिक टर्न देकर के बनाते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है, हम चाहते हैं कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा तथा इंडक्टेंस कम रहे, और हम यह चाहते हैं कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्या रहे, उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा रहे और उसका इंडक्टेंस कम रहे। अतः ऐसा करने के लिए ऑक्सिलरी वाइंडिंग को थिन वायर, थिन यानी पतले तार तथा कम टर्न का बनाते हैं, पतले तार तथा कम टर्न का बनाते हैं। और देखिए हमें इसी फॉर्मूले से ये मिला है कि इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न। तो नंबर ऑफ टर्न कम करेंगे तो इंडक्टेंस भी कम होगा, और हम चाहते हैं कि इसकी इंडक्टेंस कम रहे तथा रेजिस्टेंस ज़्यादा रहे। तो इंडक्टेंस कम करने के लिए इसके नंबर ऑफ टर्न को कम कर देंगे, और इसके रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को घटाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा। तो इसको क्रॉस सेक्शन एरिया को घटाना यानी कि इसको पतले तार की तथा कम टर्न दे करके बनाते हैं। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।